नमस्कार इंडिया का नमस्कार करें स्वीकार। अगर किसान आंदोलन की चर्चा की जाए तो बात तो वहीं की तहीं है। जगह जगह पंचायतें नहीं बल्कि महापंचायतें हो रही हैं और बेइंतहा भीड़ उसके अंदर उमड़ रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और किसान आंदोलन में एक और बड़ी अच्छी चीज कि 2013 में जहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो एक मनमुटाव आ गया था मुस्लिमों और जाट समुदाय उन लोगों के बीच में एक ही क्षेत्र में रहते हुए, आपको मालूम है उस समय किस प्रकार दंगे हुए थे। आज उस दूरी को भी पाट दिया जा रहा है। अब वो लोग सारी चीजें भूल के, हालांकि अब सब कह रहे हैं कि ये राजनीतिज्ञों का करा धरा था आदि आदि जो भी हो, लेकिन सब बातों को छोड़कर वो सब एक हो रहे हैं। ये भी एक बहुत अच्छा पहलू है कम से कम इस किसान आंदोलन का। हम पहले भी कह चुके हैं कि ये किसान आंदोलन, इसमें ना कोई हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना ब्राह्मण है, ना दलित है, ना उत्तर प्रदेश है, ना पंजाब है, सब एक शब्द किसान, इससे आगे कुछ है। और सरकार ने जो अनेकों प्रयास किए, वो किसी भी, दिक्कत यही हो रही है कि सरकार अपनी किसी भी चाल के अंदर कामयाब नहीं हो रही है कि कहीं किसी प्रकार इस आंदोलन के अंदर फूट डाल दी जाए। कितने लांछन लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ा। हालांकि आज जो जींद में पंचायत, महापंचायत कहूं कि जो हुई हरियाणा के अंदर, राकेश टिकैत गए, वहां रखी, मंच टूट गया, एक बार को सब लोग गिर गए, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र रहा, कृपा रही कि किसी को कोई चोट की खबर नहीं आई, सब लोग संभल गए हैं वहां पर। अब देखिए, जो सबसे बड़ा दुख का विषय वो आपको मालूम ही है सब, कि जो बड़े बड़े अब जो सिंघू बॉर्डर पर विशेष रूप से, हालांकि वहां तार, कटीले तार जो गाजीपुर बॉर्डर की तरफ लगाए हुए हैं, दूर तक जैसे वो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर लगते हैं, उस प्रकार कि कोई जिसको कहते हैं परिंदा भी पर नहीं मार सके। पहले कुछ लोग अगर कहीं से कुछ पैदल चले जाते थे, अब वो सारे रास्ते बंद हैं। सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर यहां तो अति है। जिस प्रकार बड़े बड़े वो सीमेंट के बैरिकेड टाइप लगा के उनके बीच में, जैसे नाले को भरा जाता, नाले में सीमेंट भर के, और जो लोहा घिस घिस के, जो सूल, सरिये, कांटे, कांटा तो शब्द बहुत छोटा हो जाता है, जो भी कुछ है वो फिट कर दिए गए हैं। अब समझ नहीं आ रहा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भी ऐसे इंतजाम नहीं है जिस प्रकार के इंतजाम यहां किए गए, ताकि अगर दूसरी तरफ से कोई आने का प्रयास ही नहीं कर सकता, तो सीधी सी बात ही है, दूर दूर तक 1-1.5-2 किलोमीटर जिस प्रकार की वहां दूरी बना दी गई है। और तो और अब मीडिया को ही नहीं जाने दिया जा रहा वहां पर अंदर। इंटरनेट सेवाएं तो बाधित हैं। समझ नहीं आ रहा है कि आप किससे डील कर रहे हैं। ये आप ही के लोग हैं, आप ही के देश में हैं, ये भारतवर्ष के ही नागरिक हैं, या कहीं और के लोग हैं जिनको एक दूसरे से रोका या काटा जा रहा है। और इसी के ऊपर आपको मालूम है जो आज सबसे ज्यादा हाहाकार मचा रहा, वो रियाना जो पॉप स्टार हैं, उनके एक ट्वीट को लेकर, जो उन्होंने इस किसान आंदोलन के संदर्भ में एक छोटा सा ट्वीट किया था, उसके बाद सब के सब एक्टिव हो गए, और यह हो गया या कराया गया जो कुछ भी है, और ज्यादातर कहने लगे हमारा इंटरनल मैटर है, हमारे देश का अंदर का मामला है, आप क्यों बोल रहे हैं फलाना। अरे भैया, ऐसा है, देश का अंदर का मामला, अंदर का मामला तो वो भी होता। अनेकों लोग कहने लगे कि आप विदेश में जाकर अगर ट्रंप को जिताने की अपील करते हैं तो वो भी तो उनका इंटरनल मैटर हो गया। भीड़ें जुटाई जाती हैं जब वहां पर, जब आप कोई आयोजन होता है, जो हिंदुस्तान के लोग वहां पर रह रहे हैं, और जब वो उन्हीं जो हमारे भारत के दूतावास है वहां पर आकर किसानों के समर्थन में वही नागरिक जब कोई धरना प्रदर्शन या कुछ भी करते हैं, तब दिक्कत होती है सबको। आज आप कैसे आसानी से रोक लेंगे? आप आज के समय में आप आंख बंद कर कर नहीं रह सकते। और ये जितने भी बड़े सेलिब्रिटी हो जाते हैं, ये लोग आप देखें, ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई भारत के संदर्भ में ही कोई बात की है। ये लोग कहीं भी अगर विदेश के किसी और देश के अंदर भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो वहां के लिए भी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। हालांकि रियाना जो है, उनके 10 करोड़ से ऊपर फॉलोअर हैं। चलिए, जो भी है, नहीं देना चाहिए, लेकिन अब कहा है तो ठीक है। अब यहाँ के बड़े सारे जो फिल्म स्टार आदि आदि जितने भी वो जो एक फोर्स होती है वो लगा दी जाती है, वो लगा दी गई है।
चलिए, अब आज को आपका मालूम है कि आज राज्यसभा के अंदर जो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और बाकी के 2 और सांसद थे, उनको पूरे दिन के लिए निलंबित कर दिया गया वहां पर हंगामा करने के लिए। वो उस बिल का विरोध कर रहे, कहते हुए सरकार को अलग से इस बिल के ऊपर चर्चा करानी चाहिए थी। जो भी कुछ हुआ पूरे दिन के लिए उन्हें निलंबित कर दिया गया। अब देखते हैं कल क्या होता है उस विषय के अंदर। लेकिन हम फिर कहेंगे, जिस प्रकार की जो ये व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, जो ये कांटे और बाढ़ और नीचे से जो राष्ट्रीय राजमार्गों को खोदकर, बात ये है कि राष्ट्रीय राजमार्ग को खोदकर अब प्रश्न यही आ गया कि वहां सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए सरकारी एजेंसीज उन आंदोलनकारियों में बाकी लोगों के ऊपर केस दर्ज कर रहे हैं या किए हैं। अब यहां पर इस राष्ट्रीय राजमार्ग को, इस सरकारी संपत्ति को हमारी सरकारी एजेंसीज ही या सरकार ही नुकसान पहुंचा रही है, क्षति पहुंचा रही है। अरे बात आप दूरी सिमटनी चाहिए। वो कहते हैं दूरी ना रहे कोई, आज इतने करीब आओ, लेकिन आप तो दूरी को मतलब समेटने की बजाय और बढ़ा रहे हैं आप तो। क्या होगा इन चीजों से? क्या हम समझें कि इस प्रकार आंदोलन रुकेंगे? अरे आंदोलन, और फिर अनेकों लोग जो इस प्रकार की बातें करते हैं कि जी यहां पर राजमार्ग रोक रखे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है। हम फिर कहते हैं कि पिछले 2 महीने में कोई भी परेशान, जितने लोग पहले जो आज हो रहे हो पहले भी हो रहे होंगे। मैं मानता हूं होती है परेशानियां, लेकिन उन्होंने पहले धरने प्रदर्शन किए, कोई आया। लेकिन अब आप राजनीतिक रूप से वहां पर राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लाते हैं, कुछ लोगों से प्रदर्शन या जो कुछ भी कराते हैं। आप दूसरी बात आप देखिए, वो जहां पर भी बैठे हुए आंदोलनकारी, दोनों तरफ का ट्रैफिक बाकायदा, ठीक है बॉर्डर पर आप नहीं आने दे रहे, वो एजेंसीज की दिक्कत है, लेकिन उनके यहां तक गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, उनकी भी ट्रैक्टर ट्रॉलियां आती हैं, टेम्पो आते हैं, सब कुछ आते हैं। और फिर मैं वही बात कहूंगा कि देखिए, जितने भी जो फैक्ट्रियां इधर उधर काम करते हैं, अब उनको सरकार की रोकथाम वाली नीति के कारण लंबे चक्कर काटने पड़ रहे हैं, वरना वो और उनके परिवार के लोग, बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग मैं कहूं कि वहीं पर भोजन करते थे, वहीं पर चाय, वहीं पर खाना, वहीं पर पीना। और तो और अनेकों लोग वहां पर जो पटरियां लगाते हैं उस आंदोलन वाले क्षेत्र के अंदर, और जो बाहर से आ रहे हैं आंदोलनकारी, कितना सामान उन लोगों से खरीदते हैं। लेकिन इस सब का अर्थ ये नहीं है कि आंदोलन समाप्त नहीं होना चाहिए, बिल्कुल समाप्त होना चाहिए। लेकिन अगर कोई कहे कि तो आप इनके रोजगार की तरफ देखें, इनका तो रोजगार और ज्यादा फल फूल रहा है इन लोगों का, तो अगर उस हिसाब की बात की जाए तो। और उससे भी बड़ी बात यह है कि किसने कहा था इनको यहां रोकें? अन्ना आंदोलन हुआ था ना। अगर सरकार चाहती, अन्ना हजारे को, जो आज अन्ना हजारे जी लौट गए हैं पता नहीं कहां जाके, देवेंद्र फडणवीस जी ने पता नहीं उनके कान में क्या समझा दिया। हालांकि वो उस रामलीला जो 2010-11 वाला कार्यक्रम था, उसके बाद से आज तक कहीं लौटे नहीं है। वो छोटी मोटी हरकत करते हैं, मुझे पता है, 2-4 दिन में ये फरार हो जाते हैं। लेकिन बावजूद उसके अब वो उनको तो जो फैसिलिटीज लेनी थी लेनी, क्योंकि ये सारा का सारा विरोध तो उस समय की जो कांग्रेस सरकार थी, जो सत्ता पर थे, उनके विरुद्ध करना था। आज अन्ना हजारे को कुछ नहीं नजर आ रहा है यहां पर चलिए, मैं जो कहना चाह रहा हूं, उनको तिहाड़ जेल के अंदर भी गेस्ट हाउस में बाकायदा वीआईपी कोटे के अंदर रखा गया था, और उनके आंदोलन को सीधा रामलीला मैदान आने दिया गया था। सरकार आने दे ना इन आंदोलनकारियों को रामलीला मैदान के अंदर। अगर आपने इनको पहले से रामलीला मैदान में आने दिया होता तो ये हालात नहीं बनते जो आज बन रहे हैं। अगर आपने इसको सिर्फ नाक का प्रश्न ना बनाया होता कि नहीं, अब अगर हमने ये कानून रद्द कर दिए तो उससे ये होगा कि देखिए, मतलब आपके मन में तो यही होगा ना सरकार के कि भाई हार हो गई, प्रजा के सामने पिता पुत्र के कोई हारता जीतता है। अरे आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। और हम फिर स्पष्ट कर दें, अनेकों लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि जी आप मोदी जी ना, हम मोदी जी का विरोध नहीं कर रहे, मोदी मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। हमने पहले भी कहा, जिन लोगों ने अगर कहीं अपशब्दों का प्रयोग किया, बिल्कुल मोदी जी के विरुद्ध किसी प्रकार के अपशब्दों को हमने नहीं स्वीकारा। नमस्कार इंडिया ने बिल्कुल उनको नकार दिया।
लेकिन जो वास्तविकता जब आंखों से देख रहे हैं तो उस चीज को तो कहेंगे। अब कोई आए मेरे मकान पर कब्जा कर ले और कल कोई समझौता करने लगे, यार चलो छोड़ो, मैं तुम्हारी इसमें जितनी ईंट लग रही थी मैं आपको ईंटें और दिला देता हूं, मैं आपको कहीं सीमेंट दिला देता हूं, कुछ चलिए थोड़ा सा और चलो कुछ लोहा ले लीजिए मुझसे। भाई मेरा मकान ही दे देना, क्यों मुझे किस्तों में कर रखा है, इतना ले ले इतना ले ले, ये सामान ले ले ये सामान ले ले। आप अगर 18 संशोधन के लिए तैयार हो रहे तो इसका अर्थ कहीं ना कहीं तो आपके कानून में कमी है। आप क्या दिखाना चाहते हैं, खाली नाम है? अब निर्णय सरकार को लेना है। अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूं। अब इससे आगे बढ़ते हैं। आज आप लोगों को मैं एक दुखद खबर दूं, वो यह है कि स्वामी ओम से आप सभी परिचित होंगे, ज्यादातर, अगर सब भी नहीं कहूं तो। वो थोड़े से अपने उग्र स्वभाव के कारण, थोड़े से कुछ जगहों पर बड़बोलेपन के कारण ज्यादा प्रचलित हुए। बिग बॉस के अंदर गए, वहां पर उन्होंने कुछ ज्यादा शोहरत पाई। हालांकि सबसे पहले शोहरत जो उन्हें मिली, जो ज्यादा नाम चला, हालांकि सब टीवी चैनल अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ही उनको बुलाया करते थे। आज 63 वर्षीय स्वामी ओम का दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अर्थात एम्स के अंदर निधन हो गया। वो पिछले कई महीनों से बीमार चल रहे थे, पीछे उनको पैरालाइज अटैक भी हुआ था, आधी बॉडी उनकी बेकार हो गई थी, लकवाग्रस्त हो गई थी। आज उनका देहांत हुआ 63 वर्ष की अवस्था में। वो अब इस दुनिया के अंदर स्वामी ओम नहीं है। लेकिन हम जो कहना चाह रहे हैं, हर चैनल उनके बड़बोलेपन के कारण, और बात यह कि वो जिस विश्वास के साथ बोलते थे, ठीक है उनके अंदर कुछ शब्द गलत जरूर निकलते होंगे, लेकिन जिन विश्वास के साथ उस चीजों को बोलते थे, चैनल्स को अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए उन्हें बुलाना पड़ता या बुलाते थे। वहां से ज्यादा पॉपुलर हुए जब वो एक चैनल के अंदर बैठे थे, बहस में एक एस्ट्रोलॉजर, महिला एस्ट्रोलॉजर उठकर आई, उनके कुछ उग्र स्वभाव से बोले उस शब्दों के कारण और उनके ऊपर थप्पड़ मारा। उन्होंने हाथ से रोक के उसके बाद उन्होंने मार दिया। उन महिला का थप्पड़ तो उनके हाथ पर रुक गया, नहीं लगा, लेकिन उनका थप्पड़ महिला को विरुद्ध लगा। फिर वो केस और बाकी की चीजें जो भी चलती रही, वहां से उन्हें प्रसिद्धि मिली। मुझे लगता है अपने पति से अलग रह रही है जो और हाँ हेलो मैं अरे तू क्या मारेगी, तू क्या मारेगी मुझे, अरे तू क्या मारेगी, ये हाथ छोड़ेगी समझ मैं, अरे तू क्या मारेगी, तू क्या मारेगी मुझे, अरे तू क्या मारेगी, ये हाथ छोड़ेगी समझ मैं, अरे तू क्या मारेगी, तू क्या मारेगी मुझे, अरे तू क्या मारेगी, ये हाथ फिर बिग बॉस के अंदर गए और बिग बॉस से आने के बाद तो शायद हर चैनल को ये लगने लगा कि अगर हमारा जो कुछ भी है, अगर हमें टीआरपी अपनी बढ़ानी है, अगर हमें अपनी प्रसिद्धि बढ़ानी है, तो स्वामी ओम को बुला लिया जाए। और वो बुलाते थे, हालांकि कुछ गड़बड़ जरूर करते थे उनके विरुद्ध, क्योंकि उनके बड़बोलेपन, क्योंकि अब जब उनका विरोध करने लगे ये ऐसे का, अरे भैया वो बिग बॉस के अंदर गए थे, वो कोई पांडित्य कर्म तो करते नहीं थे, वो कोई कथा व्यास तो थे नहीं। बिग बॉस ने उनको बुलाया, उनके बड़बोलेपन के कारण ही बुलाया। खैर जो भी है, वहां से आए चैनल वाले भी कुछ कलाकारी करते थे, उनके कुछ विरोध में बोलने वालों को बुला लिया करते थे, फिर वहां पर झगड़ा हुआ करता था और उससे उस चैनल की टीआरपी फिर बढ़ा करती थी। मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि मैं जिन चैनल्स के अंदर आ, मेरे कार्यक्रम के अंदर स्वामी ओम कई बार आए। मैं समझता हूं 8-9 बार से ऊपर तो कम से कम आए ही थे मेरे। मैं वास्तविकता बता रहा हूं, मेरे किसी कार्यक्रम में स्वामी ओम ने एक शब्द भी फालतू नहीं बोला। मेरे यहां कोई कार्यक्रम खराब नहीं किया, बल्कि तथ्यों के आधार पे कई जगह शास्त्रों के श्लोकों का भी उन्होंने उच्चारण करते और बड़े तरीके से बात कही। अब ठीक है, कुछ आदमी की आदत होती है थोड़ा कैसे लाउड बोल जाए कुछ भी। हालांकि उन्होंने एक बार लाइव प्रोग्राम पर ही कहा था कि मैं आपके आगे नहीं बोल, या जो भी कुछ है कि भाई आपके कंट्रोल में रहता हूं, या जिस प्रकार भी शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया कि पता नहीं क्या हो जाता है, मैं भारद्वाज जी के सामने नहीं बोलता हूं। ये अब मैं कहूं, आज वो व्यक्ति इस दुनिया के अंदर नहीं है। किसी ने उसको किस रूप में देखा उनको मैं नहीं जानता। अब आप में से बहुत सारे लोग आने को शब्द कह सकते हैं, हमें भी कोई कहते हैं जी वो स्वामी वो गेरुए वस्त्र पहनते ही नहीं थे, तो लाल टाइप जो भी कुछ पहनते थे। खैर, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट कहूं, मेरा अनुभव
चैनल्स के ऊपर और लाइव प्रोग्राम में सबसे बड़ी चीज थी, मेरे लाइव प्रोग्राम के अंदर वो आए और कभी भी कोई प्रोग्राम उन्होंने खराब नहीं किया। मैं नहीं जानता, और या तो कुछ चैनल खुद कराते होंगे इस प्रकार की चीजें, लोगों को बुलाना, विरोध कराना, और अकेले नहीं, 1 to 1 नहीं, जिस कार्यक्रम में महिलाएं भी थी, बाकी लोग भी थे, उसके अंदर स्वामी ओम आए। और एक बार मेरी मुलाकात हुई थी, वो शायद मुझे लगा कुछ बार एक अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के कार्यक्रमों के अंदर भी देखे गए थे, और मुझे याद है अब तो शायद मैं समझता हूँ कम से कम 4-5 साल से ऊपर हो गए जब उनसे वहाँ मुलाकात हुई थी। शायद उसके बाद मुलाकात ध्यान नहीं है मुझे हुई या नहीं उनसे। खैर जो भी है, आज स्वामी ओम इस दुनिया के अंदर नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कल या परसों के अंदर कुछ चीज़ें अगर मुझे वहाँ से मिल गई तो मैं उनके कार्यक्रम के, उनके साथ बातचीत के, उनके साथ डिबेट के कुछ अंश प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी ओर से भी और नमस्कार इंडिया की ओर से भी स्वामी ओम को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। एक हमसे सवाल किया है, देख हम थोड़ा सा आज अलग किस्म का, खाली किसानों का नहीं बाकी चीजें भी खा रहे हैं। पीके सारस्वत साहब हैं, उन्होंने हमसे एक वीडियो भेजा, मैं छोटा सा उस वीडियो को जरूर आपको सुनवाऊंगा। उन्होंने प्रश्न कई चीजों को किया और उसके अंदर वही के, ठीक है किसान आंदोलन के समर्थन में सबके अपने अपने विचार हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उन्होंने राकेश टिकैत की उस टिप्पणी को लेकर प्रश्न किया कि जिसके अंदर उन्होंने ब्राह्मणों के विरुद्ध या पुजारियों के विरुद्ध कहा था कि भाई उन्होंने खाना नहीं खिला रहे मंदिर वाले, ये चढ़ावा रहा। देखिए सीधी सी बात है कि पहली बात तो ये है कि उन्होंने जो कहा उस सब पर वो खेद प्रकट कर चुके हैं और वो स्पष्टीकरण दे चुके हैं सीधा सीधा कि मैंने ब्राह्मण जाति के विरुद्ध कुछ नहीं कहा। मैंने सिर्फ उस मंदिर, जहां मंदिरों में अनेकों मंदिर ऐसे हैं जिनके अंदर चढ़ावा तो बेहिसाब आता है लेकिन दान की प्रक्रिया कम होती है, ठीक है, उनको राकेश टिकैत जी को हो सकता है जानकारी ना हो। अनेकों जगहों पर आप चले जाइए, अनेकों मंदिर हैं बड़े बड़े जहां पर सारा दिन लंगर चलता है, सब कुछ चलता है। यद्यपि उनकी जो टिप्पणी थी वो ब्रज के क्षेत्रों के मंदिरों को लेकर थी, क्योंकि ब्रज के क्षेत्र में कुछ मंदिरों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी ज्यादातर जो कथा व्यास बन गए हैं लोग और उनके अपने अपने मठ टाइप हो गए हैं। अब वहाँ की जो व्यवस्था हो सकता है उसके ऊपर उन्होंने टिप्पणी की हो, और क्योंकि गांवों में तो सभी एक से रहता है, लेकिन फिर भी आगे कभी मौका मिलेगा तो सारस्वत साहब आपकी प्रश्न को मैं फिर से उठा दूंगा, यद्यपि वाजिब नहीं होता है। अब जब सारा मसला दब चुका है, दबाया जा चुका है, स्पष्टीकरण आ चुका है, लेकिन प्रश्न एक और उठता है। मैं बहुत सीधी सी बात कहूं कि ये हालात अगर बने, अब गांवों में जैसे कई बार लोकल में शब्द का प्रयोग किया कर ही दिया जाता है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज के समय में मैं बात कर रहा हूं, यद्यपि जो पहले गुर्जर जाट समुदाय थे वो सब पहले दादा कहते थे ब्राह्मणों को, भाई हमारे दादा हैं आप, और सिराने बिठाते थे। छोटा बच्चा भी होता था तो उसको सिराने बैठाते थे, कभी उसके सिराने सिर की तरफ नहीं बैठते थे। मैं क्षमा चाहूंगा थोड़ा सा दूसरी तरफ जाना पड़ रहा है, क्योंकि आप जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके भी बातों को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हम पहले भी लेते रहे, आज भी चर्चा कर रहे हैं। गांव में आप थोड़ा सा ये जरूर कई बार चलता है, अरे यार उन्होंने, क्योंकि वो ज्यादातर ब्राह्मणों की तरफ उंगली उठने लगी है। अब प्रश्न ये है कि क्या ये ब्राह्मण समाज की कमजोरी नहीं है? ये पहली बार नहीं कहा गया, ये तो एक सार्वजनिक मंच पर बात आ गई है, लेकिन अमूमन गांव बस्तियों के अंदर इस प्रकार के शब्द या इस प्रकार के विरोधाभासी शब्द या इस प्रकार की विचारधारा ब्राह्मणों के विरुद्ध वाली, अब अगर जातिगत बात ही चल रही है तो आम है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने क्या उसको वहां पर जो उन क्षेत्रों के अंदर रहते हैं, जो आजकल संगठन बनाकर घूम रहे हैं, क्या उसको मिटाने का प्रयास किया? मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कोई भी बात हो जाए, आप किसी दूसरे धर्म वालों के विरुद्ध तो अभी तैयार हो जाते हैं जरा सी बात पर, लेकिन जो आपके ऊपर इस प्रकार के आक्षेप लगाते हैं उनको, उन बातों को दूर किया जाए। आक्षेप लगाने के बाद दूर करने से मतलब ये नहीं है कि आपने किसी से लड़ना भिड़ना, लेकिन उन चीजों का निदान किया जाए। और आज के समय में सबसे बड़ी चीज ये कि प्रचार और प्रसार, आप अपनी चीजों का, अपनी अच्छाइयों का प्रचार प्रसार करें ना, किसने रोका है? आप लोग जब होता संगठन आप बनाते हैं, बड़े बड़े आप कार्यक्रम करते हैं, परशुराम जयंती और कहीं कुछ, लेकिन जहां चुनाव आता है वहां पर आप टूटकर बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा में बढ़ जाते हैं तुरंत। आप में कहां एकता है? श्रीमद् भागवत में भी कहा गया, अब अगर यही बात चल रही है, 27 गुरु, उन्होंने छिपकली को भी गुरु बनाया, सबको गुरु बनाया। आपने सीखा, आपने लोगों को सिखाया,
लेकिन खुद भी तो उसका अनुसरण करना चाहिए ना साहब। खाली दूसरे की तरफ उंगली उठाने से बात नहीं बनती है। ठीक है, पंच तत्वों का शरीर है जो इस धरती के ऊपर आया है, कहीं ना कहीं इन हालातों से प्रभावित होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपकी एकता की तो कमी रही ना, और आज भी है। जितना भाईचारा आज आप जितना दिखाएंगे, परशुराम जयंती और फलाना और ढिकाना के अंदर चुनाव आते हैं, आप सब भूल जाते हो, कोई किसी का भाई नहीं होता आप लोगों के अंदर। और तो और आप लोग सत्य के ऊपर नहीं खड़े होते। आपका काम सिर्फ ये रह गया कि उसने अगर नेहरू जी को मुस्लिम सिद्ध कर दिया तो आपने नेहरू जी को गाली देनी है, आपने उसको गाली देनी है। आपको बांटने के अंदर वो लोग कामयाब हैं, मत बटे ना। आप अपना प्रचार प्रसार करें ना। आपने भी धर्म को, जिस प्रकार धर्म की पताका को लहराया है, जिस प्रकार शास्त्रों को स्मरण करे हुए, आपकी पहले की तरफ प्रिंटिंग मशीन तो नहीं थी ना, प्रिंटिंग हाउस तो नहीं थे ना, पब्लिशिंग हाउस। आप जहां तक इन शास्त्रों को, बाकी चीजों को लाए हैं तो उसका प्रचार प्रसार करें ना। आप किसी दूसरे धर्म वालों को गाली देते हैं, लेकिन आप ही के आराध्य देवी देवताओं को जब यही तथाकथित हिंदू, जो अब कहने लगे कि हम हिंदू ही नहीं है, वो लोग जब उनको चप्पल मारते हैं, जलाते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, तब आप क्यों छुप जाते हैं? बढ़ावा आपने दिया साहब, आपने अपने शास्त्रों का, और अब मैं तो कहूं आयुर्वेद का। हमारे यहां अनुसंधान होते रहने चाहिए थे, चाहे वो शास्त्र हो या आयुर्वेद या बाकी। जिस प्रकार इंग्लिश दवाइयों का, एलोपैथी में अनुसंधान रिसर्च होते हैं, हम लोगों ने क्यों बंद कर दिया? जिस प्रकार और धर्म वाले प्रचार प्रसार करते हैं, जगह जगह जाते हैं, पुस्तकें लेके आदि आदि अनेकों मंदिरों में जाएं, आपको भी पता ना चढ़ावे की क्या व्यवस्था होती है वहां पर। ना कहलवाएं सीधा सीधा तो ज्यादा अच्छा है सारस्वत साहब। अगर, लेकिन कमी तो आई है। अब उस कमी को, दिक्कत यह कि आज के समय में उस कमी से आप लोगों को आ रही परेशानियों के बावजूद आप लोग उनसे कोई सबक नहीं ले रहे, तो कौन जिम्मेदार? उन्होंने तो फिर अपना स्पष्टीकरण दे दिया, राकेश टिकैत ने तो, और जो खेद भी व्यक्त कर दिया। अगर किसी को बुरा लगा, कितने लोग हैं, आप उनसे खेद व्यक्त करा सकते हैं। चलिए, क्षमा चाहूंगा, विषयांतर हुआ, लेकिन जो विषय मेरे सामने आया उसके ऊपर भी चर्चा करना, क्योंकि आज के समय में सारी चीजें आवश्यक हैं। किसान नेता राकेश टिकैत जैसे, इन्होंने ब्राह्मणों के खिलाफ एक बोला कि ब्राह्मण कुछ खाने को नहीं दे रहे हैं, मंदिरों से कुछ खाने को नहीं आ रहा है, इनका इलाज कर दिया जाएगा। दूसरी बात उन्होंने बोली, हमें गुरुद्वारों से खाने के लिए आ रहा है। अब इसमें क्या है कि गुरुद्वारे मंदिरों के बीच में फूट डालने की कोशिश किसान नेता राकेश टिकैत ने की। लेकिन आप उपद्रव ना करें, इसी में आप लोगों को इज्जत भी है, आपके साथ लोगों का समर्थन भी है। लेकिन मैं वापस उसी बात पे आ रहा हूँ कि मैं नमस्कार इंडिया के चैनल से एक रिपोर्टिंग देख रहा था, कई बार रिपोर्टिंग देखी है। कुलदीप भारद्वाज जी जो इसके एडिटर हैं नमस्कार इंडिया के, उन्होंने काफ़ी रिपोर्टिंग की हैं, जिसमें उन्होंने निष्पक्षता दिखाई है किसानों के प्रति भी, सरकार के प्रति भी, लोगों के प्रति भी, और वहाँ पर बैठे हुए दूर दूर से आए हुए किसानों की बातें भी। मैं वो सारी रिपोर्टिंग रेगुलर देख रहा हूँ। मैं नमस्कार इंडिया का बहुत ही समर्थन करता हूं इस बात के लिए कि उन्होंने एक निष्पक्ष रिपोर्टिंग करी है। लेकिन नमस्कार इंडिया ने से मुझे एक शिकायत है कि उन्होंने कभी राकेश टिकैत का इस बात पर इंटरव्यू नहीं लिया कि आपने ब्राह्मणों के खिलाफ क्यों बोला, ब्राह्मणों के प्रति आपके अंदर इतनी हीन भावना क्यों आई, ब्राह्मणों ने आपका क्या बिगाड़ा था कि आपने उनके खिलाफ ये बोला कि हम मंदिरों का इलाज कर देंगे, पुरोहितों का इलाज कर देंगे, ब्राह्मणों का इलाज कर देंगे। ऐसा उन्होंने क्यों बोला? इलाज क्या है? कोई बीमार कमेटी नहीं है, ये कोई बीमार कम्युनिटी नहीं है ब्राह्मण। मुझे इस बात से सख्त विरोध है। हालांकि कुछ पुरोहित संगठनों ने उनके खिलाफ FIR लिखाई है, और हालांकि राकेश टिकैत ने एक चैनल पर माफ़ी भी मांगी है। एंटरटेनमेंट के ऊपर, फिल्म और बाकी चीज़ों के ऊपर तो हम बहुत कुछ कर देते हैं, कह देते हैं, लेकिन कभी कभी धर्म और शास्त्र और आयुर्वेद, इन चीज़ों की भी चर्चा होती रहनी चाहिए मेरे ख्याल से। और इसी चर्चा में मैं एक बात और कह दूं चलते चलते, अब थोड़ा बहुत अगर कहीं ये भी होने लगा है कि पहले तो जो राजनेताओं के जन्मदिन मनाए जाया करते थे, पोस्टर भी लगते थे, जगह जगह कार्यक्रम हुआ करते थे, लेकिन लगता है
अब वहां से निकलकर, लगता नहीं, मैंने कुछ देखा भी है कई बार, जो जातिगत आधार पर भी कुछ लोग बनाते हैं जन्मदिन। और आज हमारे पास जो वीडियो और जो जानकारियां आई उसके अनुसार ब्राह्मण समाज ने भी अपने एक नेता का जगह जगह तरीके से अनेकों जगहों पर, मध्य प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, जन्मदिन मनाया। हम आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहेंगे। ये अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं राजेश दुबे। आज इनका जन्मदिन उनकी यूनिट ने, उनके लोगों ने कई जगहों पर मनाया। और देखिए, बात वही होगी, ब्राह्मण समाज में जाके हम दूसरों को कहते नहीं दीवा जलाइए जन्मदिन पे, ये कीजिए वो कीजिए, ये लोग भी केक काट रहे हैं। और मुझे याद आ रहा है, इससे पहले भी गौर कीजिए, 2004 के अंदर जब हनुमान जयंती आई थी, उस समय उमा भारती जी ने भी हनुमान जी को हैप्पी बर्थडे केक दिया था, केक भेंट किया था, केक काटा था उनके हैप्पी बर्थडे पे। निकाल लीजिए उनके बाइक वहां से। तो अगर कोई इन ब्राह्मणों के लिए कुछ कहना चाहे तो ये भी गौर कर लीजिएगा, क्या हुआ था। वो तो भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता रही है और आज भी है। तो खैर चलिए, कोई बात नहीं। अब जो जानकारी हमारे पास आई है तो उसके आधार पर हम भी राजेश दुबे जी को शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं उनके जन्म दिवस के ऊपर। उनकी पूरी टीम के लिए शुभकामनाएं। लेकिन प्रश्न ये है कि मैं अब जब यहाँ ब्राह्मण शब्द ही आ गया, कि ब्राह्मण सदैव से समाज को नेतृत्व प्रदान करता आ रहा है। अगर समाज में कोई अच्छी चीज हो, जिस प्रकार ब्राह्मण समाज सीना ठोक कर ये कहता है ये ग्रंथ हमने लिखे, ये शास्त्र हमने लिखे, ये धार्मिक पुराण हमने लिखे, या ये अच्छे काम हमने किए, धर्म की ध्वजा फहराई, तो मैं क्षमा चाहूंगा, मैं एक संदेश जरूर देना चाहूंगा ब्राह्मण समाज को कि यदि समाज के अंदर कोई बुराई आ रही है तो फिर उसकी जिम्मेदारी भी ब्राह्मण समाज को आगे बढ़कर लेनी होगी। वो नहीं हो सकता, वो कहते हैं ना कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थूथू। आप कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से भटके तो हैं साहब। कोई बात नहीं, इंसान है, इस धरती के ऊपर जो भी आया, चाहे जिनको हमारे आराध्य हैं जो धरती पर पंच तत्वों के शरीर के अंदर आए, उनको भी कुछ ना कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन कोई फर्क नहीं, सीखिए आद्य गुरु शंकराचार्य से, जिन्होंने मात्र 32 वर्ष की अवस्था के अंदर प्राण त्याग दिए, लेकिन उससे पहले 4 पीठ में 4 भुजाएं, किस प्रकार शंकराचार्य पीठों का निर्माण करके गए। सीखें और समाज को संदेश दें, समाज को समाज। यदि समाज में कुछ बुराई हो रही तो आगे बढ़ के नेतृत्व प्रदान करें, ज्ञान दें। और फिर वही बात कि जो ब्राह्मण समाज स्वयं को कहता है हम परशुराम जी के वंशज, आज आप बताते नहीं सकते, तो मैं क्षमा चाहूंगा, परशुराम जी शास्त्र और शस्त्र दोनों में निपुण थे। तो आज शास्त्र की रक्षा के लिए आपको आवाज उठानी होगी, शस्त्र उठाना जिसको कहते हैं। अर्थात आज राजतंत्र नहीं है, आज प्रजातंत्र है। और प्रजातंत्र के अंदर जो संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं उनका उपयोग किया जाए। आप धरने करें, आप प्रदर्शन करें, आप मांग करें, आप प्रचार करें, आप प्रसार करें, इस भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दें, शायद काम होगा। इसी कामना के साथ एक बार फिर से राजेश दुबे जी को शुभकामनाएं देते हुए मैं कुलदीप भारद्वाज, नमस्कार।